हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने लाइफ की प्रोसेस पढ़ी, प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन प्रक्रम या जैव प्रक्रम क्या है, और उससे जो भी संबंधित टर्म्स थे उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, और मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में उसमें समझाया था विद रिएक्शन। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसमें था कि लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उसको हम लोगों ने नोटिस किया था। और उसी कड़ी पर आगे बढ़ते हैं कि जो भी पत्ती के अंदर पाए जाने वाले मीजोफिल टिश्यूज होते हैं उनमें क्या क्या चीजें और मेन होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि जो भी मीजोफिल की टिश्यूज हैं, जो भी पत्ती के मध्योतक की कोशिकाएं हैं, उनमें मेन एक एसेसरी ऑर्गन होता है क्लोरोप्लास्ट। आप लोगों ने लास्ट ईयर की क्लास में जरूर पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट क्या है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा फिर से जानते हैं, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा, एक बार और इसको देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट पत्ती में पाया जाने वाला एक प्लास्टिड है, एक लवक है जो हरे रंग का होता है। ठीक, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन डबल लेयर की बनी होती है, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों ही मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जितना भी फ्लूइड भरा होता है, उसको हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रोमा कहलाएगा। ठीक है, और इसमें आप लोग एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो सिक्कों की ढेरी जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रेनम कहलाती है। और जो इसका एक ऊपरी जो है एक सिक्का की बात करते हैं तो वो थैलेकॉइड कहलाएगा। ठीक है, ये जो है थैलेकॉइड कहलाएगा। और एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली जो लैमेली होती है वो स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग और देखते हैं, ये सभी ग्रेनम एक दूसरे से इन्हीं लैमेली के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे इसमें ग्रेनम पाए जाते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं कि इसमें एक डीएनए पाया जाता है, वो भी सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि ये कोशिका का ही एक अंग है। कोशिका में जो डीएनए, मेन डीएनए होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। लेकिन इसमें जो है ये एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनमें अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। ये जो है अतिरिक्त डीएनए अपना खुद जो है इंडिविजुअल ये रेप्लिकेशन करते हैं और ये पूरे ऑर्गन को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। और इसको हम लोग क्लोरोप्लास्टिक डीएनए कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है, तो ये क्लोरोप्लास्टिक डीएनए है। इसे सीपीडीएनए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सीपीडीएनए हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा कि जिस भी सेल ऑर्गेनेल्स में या किसी भी सेल में डीएनए कहीं पर भी पाया जाए या आरएनए कहीं पर भी पाया जाए तो वहां पर राइबोसोम्स जरूर होंगे। अब मैं इसका पूरा रीजन बता दे रहा हूं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगी। ठीक है, और प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है? राइबोसोम्स में। ठीक, ये एक सिंपल वे पर मैं समझा दे रहा हूं कि डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तब आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से डीएनए के निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन याद रखिएगा, प्रोटीन हमेशा राइबोसोम में ही बनती है और कहीं पर भी प्रोटीन नहीं बनती।
इसलिए जहां पर भी डीएनए होगा वहां सूक्ष्म मात्रा में आरएनए भी होगा और वहां राइबोसोम्स के दाने जरूर दिखाई देंगे। तो ये राइबोसोम्स हो गया, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण इसी में होता है। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा, तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस में किस तरह से काम करता है। जो भी सोलर रेडिएशन आता है, तो मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दोनों ही रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। और इसमें अगर आप लोग देखें तो ये जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड ये ऊपरी जो है ढेरी का ऊपरी भाग है जिस पर सोलर रेडिएशंस आती हैं और ये थैलेकॉइड में एब्जॉर्ब होंगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि दिन के समय ऊर्जा का निर्माण होगा और रात्रि के समय उसी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है भोजन बनाने में, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने में। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड ग्रेनम में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। याद रखिएगा, थैलेकॉइड स्ट्रोमा, डे नाइट। ओके, तो इतनी प्रोसेस है कि ये जो है फोटोसिंथेसिस में ये हमारा ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके बिना फोटोसिंथेसिस जो हायर प्लांट्स होते हैं या जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, या फिर हम लोग कह लें एल्गीज हो गया या ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, या फिर जो है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म हो गया, सब में ये स्ट्रक्चर होगा और उसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो दूसरा सेल ऑर्गेनेल है, इससे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ओहो सॉरी मिस्टेक हो गई। इसको जो है हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये हो गया हमारा स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पत्ती होती है, पत्ती की सरफेस में ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। सपोज ये कोई लीफ है तो यहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को, पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, ये स्टोमेटा कहलाएंगे। और इन्हीं के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता रहता है, डे नाइट होता रहता है। और याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा का क्या रोल होता है। इसमें ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना और वाटर का वेपराइजेशन करना, ये सारा काम स्टोमेटा के द्वारा होता है। और स्टोमेटा 2 प्रकार की सेल्स से, यानी कि 2 सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। एक को कहते हैं हम लोग गार्ड सेल्स, ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये गार्ड सेल्स हैं। और उसके चारों तरफ जो ग्रीन कलर की कोशिकाएं दिख रही हैं, इनको सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। सब्सिडियरी सेल्स क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो कि गार्ड सेल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और उसके बाद पत्ती की जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है वो कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग एपिडर्मल सेल कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं, एपिडर्मल सेल। अब फोटोसिंथेसिस में इन स्टोमेटा का क्या रोल होता है? और याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती हैं ये भी दिन के समय खुलती हैं, रात्रि के समय बंद हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत, ये नहीं कि पूरा जो है चिपक जाएंगी, काफ़ी हद तक जो है बंद हो जाती है, थोड़ा सा जो है गैस इससे बाहर निकलती रहती है। रात्रि के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जब रात्रि के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करना शुरू कर देते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
तो ये भी प्रोसेस होती है। अब ये जो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ध्यान रखिएगा। ये हो गई स्टोमेटा की गार्ड सेल का आउटर वॉल, ये आउटर वॉल है बाहरी भित्ति, और ये हो गई आंतरिक भित्ति। जो आंतरिक भित्ति होती है ये थोड़ा मोटी होती है, ठीक है, ये मोटी होगी, और जो इसकी आउटर वॉल होगी ये पतली होती है। जिस समय पर पानी ज़्यादा मात्रा में कोशिकाओं में एकत्रित हो जाएगा, एपिडर्मिस से सब्सिडियरी सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स से जब गार्ड सेल्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा तो ये जो है फूलने लगती हैं, ये जो है टर्जिड हो जाएंगी, और अधिक मात्रा में टर्जिडिटी के कारण ये अंदर की जो वाल है ये तो मोटी है तो ये फैल नहीं पाएगी, जो बाहर की वाल है ये पतली है तो ये फैलेगी, तो बाहर की तरफ जो है ये फूलना शुरू कर देती है, तो बीच में एक स्पेस बन जाता है। तो इसका मतलब अब स्टोमेटा खुल गए, ठीक। और जब पानी बाहर निकल जाता है तो टर्जिडिटी समाप्त हो जाती, स्फीति दशा समाप्त हो जाती है, जिससे कि कोशिकाएं फिर से सिकुड़ जाती हैं और ये अपनी पहले की स्थिति में आ जाती हैं, स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो ये प्रोसेस भी कंटिन्यू होती रहती है। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए भी स्टोमेटा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और फोटोसिंथेसिस में भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन को पेड़ पौधे ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सभी पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता है, जैसे तुलसी हो गया, पीपल हो गया, इनमें जो है 24 आवर ऑक्सीजन ही निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही कंज्यूम करते हैं। और जिस समय पर जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, नॉर्मल ट्रीज होते हैं, वो रात्रि के समय जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो उनके अंदर होता क्या है कि जब रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उस समय पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना शुरू कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर देते हैं एटमॉस्फेयर से। इसलिए एटमॉस्फेयर में रात्रि के समय ऑक्सीजन का परसेंटेज दिन की अपेक्षा कम हो जाता है, और रात्रि के समय क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और एनिमल्स भी और ह्यूमन बींग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसलिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। कोई भी टॉपिक नहीं छूटने पाएगा और सारा का सारा टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि जो है टॉपिक आपका कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जो है आप लोग पढ़ रहे हैं। बस आप लोग वीडियो पर बने रहें, मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स लोगों से वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और आने वाले टॉपिक्स में शायद जिससे जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लास भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें कि जो है आप लोगों का सिलेबस होगा या नहीं होगा, या समझ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अपनी ओपिनियन ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।